हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये इस चैप्टर की वीडियो 7 है। इससे पहले 6 वीडियो बन चुकी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, यानी सबसे पहले इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? COOH। क्या होता है? ये होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह। ये समूह यानी एल्किल समूह पे या एरोमेटिक समूह या एरिल समूह पे जब ये समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसमें COOH समूह एल्किल समूह पे या एरोमेटिक समूह पे या एरिल समूह पे जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। यह है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जब किसी एल्किल या एरिल समूह के साथ, एल्किल समूह होता है R यानी R की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? कार्बन रख सकता हूँ। एथिल, मेथिल, प्रोपेल, ब्यूटिल यानी कितने भी कार्बन रख सकता हूँ, ठीक है। R होता है और एरिल होता है AR यानी एरोमेटिक रिंग। क्या होता है? AR एरोमेटिक रिंग। जब इन दोनों समूहों पे क्या जुड़ा हुआ हो? COOH समूह जुड़ा होता है तो इस प्रकार बनने वाला यौगिक कहलाता है, वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, यहाँ पे ये एल्किल की जगह पे मैंने क्या रखा? R की जगह पे एक कार्बन लिया। यहाँ पे क्या लिया? कार्बन, यानी मेथिल ले लिया। इसमें COOH समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ COOH समूह जुड़ा हुआ है। ये है एक एरोमेटिक रिंग, इसमें क्या है? COOH समूह जुड़ा हुआ है। इस एरोमेटिक रिंग को मैं लिख सकता हूँ C6H5, ठीक है। ये क्या है? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। क्लियर है? अब मैं बात करने वाला हूँ उच्च कार्बन वाले यानी कार्बन 12 से कार्बन 18 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वसीय अम्ल कहलाते हैं। यानी कार्बन 12 से और जो कहाँ तक होते हैं? 18 तक के जो कार्बन होते हैं, यानी उनमें जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उन समूह को कहा जाता है फैटी एसिड या वसीय अम्ल। क्या कहा जाता है? फैटी एसिड या वसीय अम्ल कहा जाता है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n + 1 COOH। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का संरचना सूत्र। क्या होता है? संरचना सूत्र होता है CnH2n + 1 और COOH। अगर मैं इसके अणुसूत्र के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में? अणुसूत्र के बारे में। अणुसूत्र होगा इसका CnH2n और O2। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अणुसूत्र क्या होता है? CnH2n और O होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का होता है CnH2nO। लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह में एक ऑक्सीजन क्या होता है? अधिक होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? O2। ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है आपका CnH2nO और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n और O2। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इनके कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी रूढ़ पद्धति और IUPAC में इनका नामकरण किस तरह से करते हैं। अभी बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो रूढ़ पद्धति में हम जो अनुलग्न लगाते हैं वो लगाते हैं एक अम्ल। क्या लगाते हैं? जो रूढ़ पद्धति यानी सामान्य पद्धति में जो हम इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं वो लगाते हैं क्या? एक अम्ल। और IUPAC पद्धति में जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? O1 अम्ल। क्या लगाते हैं? O1 अम्ल। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्लों का रूढ़ पद्धति में अनुलग्न एक अम्ल, जबकि IUPAC पद्धति में O1 अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? O1 अनुलग्न लगाते हैं। अब इनके नामकरण के बारे में बात करते हैं। ये है HCOOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या बोला जाता है? रूढ़ नाम क्या है इसका? फॉर्मिक अम्ल। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC में क्या होती है? नंबरिंग होती है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है तो लगाएंगे हम मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य तो N, मेथेन। और IUPAC में हम अनुलग्न क्या लगाते हैं? O1, तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है? क्या नाम हो गया इसका? मेथेनोइक अम्ल।
अगर इसके बारे में बात करते हैं हम, इसका जो रूढ़ पद्धति में नाम होता है उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यहाँ पे देखो फॉर्मिक अम्ल है वो फॉर्मिका से फॉर्मिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? फॉर्मिक अम्ल होता है वो फॉर्मिका से लिया गया है, यानी जो फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। क्लियर है? फॉर्मिक अम्ल है फॉर्मिका से लिया गया है और इस फॉर्मिका का अर्थ होता है यानी ये किस में पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। यहाँ पे देखो CH3COOH ये है आपका एसिटिक अम्ल। रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, जो एसिटम से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसिटम से, जिसका अर्थ क्या होता है? सिरका। क्या होता है? सिरका। क्लियर है? अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूं तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? एथ, और दोनों के कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? O1, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल। क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल। ये किससे लिया गया है? प्रोपियोन से लिया गया है। प्रोपियोनिक अम्ल किससे लिया गया है? प्रोपियोन से लिया गया है। और इस प्रोपियोन का जो अर्थ होता है, यानी ये प्रोपियोन होता है, ये प्रथम बसा होती है। क्या होती है? जो सबसे पहली बसा होती है वो होती है आपकी प्रोपियोनिक अम्ल। क्लियर है? दो और समूह 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहा जाता है आपका प्रोपियोनिक अम्ल। ये होती है प्रोपियोनिक अम्ल। किससे लिया गया है? प्रोपियोन से लिया गया है। और ये जो प्रोपियोनिक अम्ल होता है ये क्या है? प्रथम बसा है। क्या है? प्रथम बसा। इसका अगर मैं IUPAC नाम बताता हूँ, IUPAC नाम बनाता हूँ तो क्या बनेगा? 1, 2 और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोप, और तीनों कार्बन्स के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और COOH के लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं? इसके लिए लगाते हैं हम O1, तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक। इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम है, रूढ़ नाम है वो है ब्यूटायरिक अम्ल, यानी 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? ब्यूटायरिक अम्ल। ये किससे लिया गया है? ब्यूटाइरम से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्यूटाइरम से लिया गया है। और इस ब्यूटाइरम का अर्थ क्या होता है? बटर या मक्खन। क्या होता है? बटर या मक्खन। क्या होता है? बटर या मक्खन। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या होता है? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लगाते हैं हम ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन, और इसके लिए COOH के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? O1 अम्ल, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर है? फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिका से लिया गया है। यह किस में पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल एसिटम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सिरका होता है। प्रोपियोनिक अम्ल प्रोपियोन से लिया गया है, और यह क्या होती है? प्रथम बसा होती है। और ब्यूटायरिक अम्ल ब्यूटाइरम से लिया गया है, और इस ब्यूटाइरम का अर्थ क्या होता है? बटर या मक्खन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे 4 कार्बन वाला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी ये मैंने बताया था 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है ब्यूटायरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल। इसमें क्या है? आइसो की स्ट्रक्चर बन रही है। रूढ़ पद्धति में नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटायरिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? आइसो ब्यूटायरिक अम्ल। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? 2 COOH है। क्या है? 2 COOH है। इनका नाम क्या हो जाएगा? रूढ़ नाम ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है? यहाँ पे देखो CH2, एक CH2 से 2 COOH जुड़े हुए हैं तो इसका नाम होता है आपका मेलोनिक अम्ल। क्या नाम होता है? मेलोनिक अम्ल। यहाँ पे 2 CH2 से 2 COOH जुड़े हुए हैं तो इसका नाम क्या है? सक्सीनिक अम्ल। यहाँ पे 3 क्या है? कार्बन हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वाले कार्बन से 2 COOH जुड़े हुए हैं तो इसका नाम क्या है? ग्लूटेरिक अम्ल। क्या नाम है? ग्लूटेरिक अम्ल। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, इसका IUPAC नाम क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो नाम क्या होगा? 2 मैथिल। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन, और इसके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ओइक, प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। नाम क्या हो गया? 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है? अब इसका जो IUPAC में हम नाम कैसे लिखेंगे? इसका IUPAC में क्या लिखेंगे? इसमें 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इसका एथेन डाई कार्बोक्सिलिक, एथेन डाई ओइक अम्ल, यानी 2 कार्बन है तो लगाएंगे हम एथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों के मध्य तो एथेन, 2 है यहाँ पे तो डाई ओइक, अनुलग्न क्या लगाते हैं इनके लिए? ओइक,
और नाम लिखेंगे ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा एथेन डाई ओइक अम्ल। एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। क्लियर है। यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं हम, सॉरी हाँ 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3 कार्बन के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे प्रोपेन, क्या लगाएंगे प्रोपेन। डाई क्या है, डाई 2 है COOH तो लगाएंगे डाई ओइक अम्ल, क्या नाम हो जाएगा डाई ओइक अम्ल, प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। इसमें 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, 3 कार्बन है और 3 ऊपर नीचे क्या है 2 कार्बन से COOH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4 और 5, पेंटेन डाई ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा पेंटेन डाई ओइक अम्ल, नाम क्या होगा पेंटेन डाई ओइक अम्ल। या मैं इनका और नाम क्या लिख सकता हूँ, और नाम लिख सकता हूँ इनके, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल भी सही होगा, क्या लिख सकता हूँ एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल, ये भी क्या है सही है, यानी एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल भी सही है। यहाँ पे प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल भी सही है, यहाँ पे ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल भी सही है, यहाँ पे पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल भी सही है। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे सारे नाम सही हो जाएंगे, यानी 1, 2 लगा भी सकते हो, यानी जो पोजीशन है इनकी पोजीशन भी लगा सकते हो। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम इसकी, तो इसमें IUPAC नाम क्या होगा, और क्या लिख सकते हैं प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। क्लियर है। इसका क्या लिख सकते हैं ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। क्लियर है। इसका क्या लिख सकते हैं पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल, पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल। क्लियर है। ये हो जाएंगे आपके इनके नाम। ये भी लिख सकते हो, मैं प्रेफरेंस करूंगा इनको लिखा करो आप, इनकी पोजीशन, यानी COO और H यानी COOH समूह, इनकी पोजीशन लिखा करो IUPAC में। तो मैं इसके लिए प्रेफरेंस दूंगा, इनका नाम इस तरह से लिखा करो। सही तो दोनों हैं, लेकिन ये IUPAC के अकॉर्डिंग क्या है इस तरह से लिखे जाएंगे, यानी कि इनकी पोजीशन क्या है दर्शानी चाहिए हमें। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट है आपका 4 कार्बन से 2 COOH जुड़े हुए हैं दोनों सिरों पे, तो इसका नाम होता है एडिपिक अम्ल। क्या होता है एडिपिक अम्ल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ COOH CH2 और COOH, ये भी क्या है एडिपिक अम्ल ही है। क्लियर है। इसका अगर मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, और एक COOH कहाँ पे जुड़ा हुआ है 1,6 हेक्सेन 1,6 डाई, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। क्लियर है। इसका नामकरण क्या होगा, यहाँ पे देखो
1 2 3 ये नंबरिंग क्या है, IUPAC गलत मानता है। तो इसलिए IUPAC के अनुसार ये नंबरिंग सही नहीं है। IUPAC कहता है कि यहाँ पे 3 COOH हैं, इन 3 COOH में से यहाँ पे हमने कितने COOH की काउंटिंग की, 1 और 2 COOH की काउंटिंग की। IUPAC कहता है या तो जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है इस कंडीशन में, या तो सारे के सारे क्रियात्मक समूह को गिनो, यानी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी काउंटिंग करो, या फिर सभी को नंबरिंग मत दो। ठीक है, तो ध्यान दो दोबारा, या तो हम सारे फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करें जो पॉसिबल नहीं है, या फिर सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या करें, नंबरिंग से छोड़ दें। तो IUPAC कहता है या तो सभी को गिनो या किसी को भी ना गिनो। यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो एक COOH क्या हो जाएगा, रह जाएगा इसमें से, इसलिए सभी को मेरे को क्या करना है, छोड़ना है। तो मैंने बस एक कार्बन को नंबरिंग दी, केवल मध्य वाले को। तो एक पहले कार्बन से 3 COOH जुड़े हुए हैं। इसका पहली बात जो रूट नाम है वो नहीं है, IUPAC नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन है, सॉरी 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए लगाएंगे हम मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 कार्बन से 3 COOH लगे हुए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 1 1 1 ट्राई ओइक अम्ल, 1 1 1 ट्राई ओइक अम्ल। 1 को लिखो या ना लिखो तो भी सही है, मैं बोल सकता हूँ सीधे मेथेन ट्राई ओइक अम्ल, ये भी क्या है, सही है। ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग इस तरह से देता हूँ 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे ये COOH रह गया, तो IUPAC कहता है या तो तीनों को गिनो या किसी को भी ना गिनो। तो नंबरिंग क्या होगी, हमने बस 3 कार्बन्स को नंबरिंग दी, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्या हो जाएगा नाम, 3 कार्बन है तो नाम होगा प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, और 1 2 3 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, COOH हैं, तो लिखूंगा मैं 1 2 3 ट्राई, और इनका कार्बन है वो क्या नहीं हुआ है, काउंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए लिखूंगा मैं, सॉरी यहाँ पे क्या है, आपको लिखना है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि IUPAC कहता है ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो श्रृंखला में हैं और उनको नंबरिंग, ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन है और उनको नंबरिंग नहीं दी जाती है, तो उनके लिए नाम लिखा जाता है। COOH के लिए जो नाम लिखेंगे हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम लिखेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे जो नाम लिखेंगे मेथेन 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, या मैं लिख सकता हूँ मेथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे भी COOH को नंबरिंग नहीं मिली है, इनके पास कार्बन है और इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो इनके लिए इस स्थिति में हम नंबरिंग देंगे, ओइक अम्ल नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अगर इनका कार्बन काउंट हो जाता तो अनुलग्न लगाते हम ओइक अम्ल, लेकिन इन COOH का कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लगाएंगे इनके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होगा इसका नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, और बेंजीन रिंग पे जब COOH जुड़ा हुआ होता है तो इसका रूट नाम क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। क्या, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और इसका IUPAC में नाम क्या हो जाएगा, IUPAC में नाम होगा इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एक और नाम हो जाएगा इसका, वो होगा आपका बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, इसको IUPAC में क्या बोल सकते हैं, बेंजोइक अम्ल बोल सकते हैं, बेंजोइक अम्ल। इसको IUPAC में बेंजोइक अम्ल बोल सकते हैं, और रूढ़ पद्धति में भी क्या बोल सकते हैं, बेंजोइक अम्ल बोल सकते हैं। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में बात करता हूँ, इसका भी रूढ़ नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 14।
ये है आपका बेंजीन रिंग पे CH2 और COOH होता है, तो इसका नाम क्या होता है, रूढ़ नाम। ये क्या हो जाएगा, फेनिल और एसिटिक अम्ल। फेनिल एसिटिक अम्ल क्या नाम हो जाएगा, फेनिल एसिटिक अम्ल। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या होगा, 1 और 2, यानी 2 पे क्या है, फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 फेनिल। 2 फेनिल, 2 कार्बन है तो क्या लगेगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बनों के मध्य तो एथेन, और COOH के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एथेनोइक अम्ल या एथेन 1-ओइक अम्ल। क्लियर है। ये इसका नाम क्या है, रूढ़ नाम, इसका नाम है रूढ़ नाम थैलिक अम्ल। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, बेंजीन 1,2 डाई, बेंजीन 1,2 डाई। अब यहाँ पे जो अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न नहीं लगेगा इसका 1,2 डाई ओएक अम्ल, क्या नहीं लगेगा, 1,2 डाई ओएक अम्ल नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका कार्बन है, इन दोनों का कार्बन काउंट नहीं हुआ है। यानी ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन है और उनका कार्बन काउंट नहीं हुआ हो, तो उस स्थिति में उनका अनुलग्न नहीं लगेगा, उस स्थिति में उनका अलग से नाम होगा। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही नाम लिखा जाएगा। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, अभी हमने 4 कार्बन तक पढ़ लिए थे इससे पहले। अब 5 कार्बन, जब 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है तो उसका नाम होता है आपका बेलेरिक अम्ल। क्या होता है, बेलेरिक अम्ल। और ये किससे लिया गया है, बेलेरियन से लिया गया है, जो किस में पाया जाता है, पौधे की जड़ों में पाया जाता है। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लगाते हैं हम पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन, और इसके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1-ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड लिख सकता हूँ मैं, पेंटेनोइक अम्ल यानी पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, 5 कार्बन है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, बेलेरिक। लेकिन ये स्ट्रक्चर किसकी बन रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जब बनती है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये आइसो की स्ट्रक्चर है, तो क्या लिखेंगे हम, आइसो बेलेरिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, आइसो बेलेरिक अम्ल। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ तो क्या होगा, 1, 2, 3 और 4, यानी 3 पोजीशन पे क्या है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 3 मैथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है उनके मध्य तो ब्यूटेन, और ब्यूटेनोइक एसिड, COOH के लिए अनुलग्न लगाते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर है। इसका नाम हो जाएगा आपका 3 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। अभी हमने नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनमें समावयवता के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो कौन कौन सी समावयवता दर्शाते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे पहले बात करते हैं हम समावयवता की। समावयवता होती क्या है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समावयवता कहलाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, एक तो होती है श्रृंखला समावयवता और दूसरी होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। सबसे पहले बात करते हैं हम श्रृंखला समावयवता के बारे में। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, यानी इनकी श्रृंखला में तो क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन इनकी क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं दर्शाता हूँ यहाँ पे कि क्रियात्मक श्रृंखला समावयवता कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं श्रृंखला समावयवता की। इसमें मैंने इसका अणुसूत्र लिया C4H9 और COOH। क्या है, ये अणुसूत्र है, यानी इनमें क्या होगा, अणुसूत्र तो समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा सभी में, लेकिन श्रृंखला क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 COOH है। सेकंड बात कर रहे हैं, और क्या बन सकती है, CH3, CH3, CH2 और COOH। थर्ड बन सकता है आपका CH3, CH2, CH3 और COOH। नेक्स्ट क्या बन सकता है आपका
CH3 C CH3 CH3 COOH। इन सभी में अणुसूत्र तो इन सभी का अणुसूत्र तो क्या है, समान है, यानी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है और COOH क्या है, एक, यानी एक COOH है इन सभी में। इन सभी का अणुसूत्र तो क्या है, समान है और इनकी श्रृंखला में क्या है, परिवर्तन है। लेकिन क्रियात्मक समूह है COOH, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दोबारा सुनो, यानी श्रृंखला समावेशिता क्या होती है, जिनकी श्रृंखला में क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होती है आपकी श्रृंखला समावेशिता। यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, सभी में समान है, लेकिन इनकी जो श्रृंखला है, श्रृंखला में क्या है, परिवर्तन है। यहाँ पे 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, यहाँ पे कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। यहाँ पे भी 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है और यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, यानी इनकी श्रृंखला में क्या है, परिवर्तन है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन सभी का अणुसूत्र क्या है, समान है। ये सभी क्या दर्शाते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ये श्रृंखला समावेवी हैं। ये क्या हैं, सभी एक दूसरे के श्रृंखला समावेवी हैं। क्या हैं, श्रृंखला समावेवी। क्या है, श्रृंखला समावेवी। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं, सेकंड समावेविता है आपकी क्रियात्मक समूह समावेविता। क्रियात्मक समूह समावेविता में क्या होता है, यानी इनकी क्रियात्मक समूह में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी क्रियात्मक समूह होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोबारा ध्यान दो, क्रियात्मक समूह समावेविता क्या होता है, यानी क्रियात्मक समूह समावेविता में होता है, यानी इनका क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे बात करते हैं हम क्रियात्मक समूह समावेविता के बारे में। सेकंड है आपका क्रियात्मक समूह समावेविता। क्रियात्मक समूह समावेविता क्या है, क्रियात्मक समूह समावेविता। इसमें क्या होता है, इनके क्रियात्मक समूह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, CH3 COOH के कितने समावेवी संभव हैं। यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ CH3 COOH के, एक तो ये समावेवी संभव है इसका, यहाँ पे CH2OH और CHO, इसको बोला जाता है, इसका नाम क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो CH3 और COOH में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर मैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, और कितने समावेवी संभव हैं, एक समावेवी संभव है आपका ये HCOO और एक है आपका CH3, एक ये समावेवी संभव है, यानी कार्बन कितने हैं इसमें, 2, 1 और 1 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1। इसका एक और समावेवी संभव है, जैसे एक ये है OH CH CH2 और O, ये इसके 3 CH3 के 3 समावेवी संभव हैं, यानी इनमें अणुसूत्र तो इन सभी का क्या है, समान है। अणुसूत्र यानी इसमें कार्बन कितने हैं, 2, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इनमें भी कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये CH3 के कितने समावेवी हो गए, 3 समावेवी हो गए, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समूह समावेविता हैं। यानी इनमें यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह था क्या था, COOH था। यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है, HCOO है, HCOO है। और यहाँ पे क्रियात्मक समूह है OH, क्या है, OH। तो इन सभी में क्रियात्मक समूह क्या हो गए, चेंज हो गए। और मैंने कहा था क्रियात्मक समूह समावेविता क्या होता है, जिनकी क्रियात्मक समूह में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, यानी क्रियात्मक समूह चेंज हो जाए, वो कहलाता है आपका क्रियात्मक समूह समावेविता। यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह COOH था, यहाँ पे COHO है, यहाँ पे HCOO है और यहाँ पे OH है। तो क्रियात्मक समूह तीनों में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। क्या हैं, क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। अगर मैं इनके नामकरण के बारे में बात करता हूँ, इनका नाम क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ग्लाइकोल एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइकोल एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आप लोगों का मेथिल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, मेथिल फॉर्मेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का, हाइड्रोक्सी एथीन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एथीन
हाइड्रोक्सी एथीन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एथीन ऑक्साइड। दोबारा सुनो, श्रृंखला समवायता क्या होता है, जिनकी श्रृंखला में क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रियात्मक समूह समवायता क्या होता है, जिनकी क्रियात्मक समूह में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्रियात्मक समूह समवायता कहलाता है। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल हो गए क्रियात्मक समूह समवायता के, यानी इनका अणुसूत्र क्या है, सभी का समान है, लेकिन इनमें क्रियात्मक समूह में क्या है, अंतर है, तो ये कहलाता है आपका क्रियात्मक समूह समवायता। क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना किन किन विधियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है आपकी प्राथमिक एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल व एल्डिहाइड से, प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड से क्या करनी है, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने हैं। कैसे करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड को अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट व पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब देखो रिएक्शन करते हैं इसकी, यानी मैंने लिया 1 डिग्री एल्कोहल RCH2 और OH, क्या है, RCH2OH। जब इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में जैसे ही कराता हूं मैं, तो इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेंगे, ऑक्सीजन कितने जुड़ेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगाए मैंने, इनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, RC, और इस हाइड्रोजन से क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो OH जुड़ गया, यहाँ पे OH बन गया, और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन है, तो इससे भी क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, OH है। यहाँ से क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, जैसे ही जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आप लोगों का, माइनस का H2O, और बना क्या यहाँ पे, RC, यहाँ पे OH है, और यहाँ से कार्बन से एक बॉन्ड फ्री हुआ, और ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड फ्री हुआ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल OH। क्लियर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, यहाँ पे बना कि नहीं बना, RC डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मेरे को एल्कोहल से बना लिया, अब मेरे को एल्डिहाइड से बनाना है, मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, क्या लिया, एल्डिहाइड। जब मैं एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करता हूँ, तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो जब COOH यानी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिट एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिट एल्डिहाइड, और उसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। इसका नाम है आपका एसिटिक अम्ल, और इसका नाम है एसिटिक एल्डिहाइड। क्लियर है, एसिटिक एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट विधि है आपकी सेकंड है आपकी एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है। जब मैं एल्किल साइनाइडों को क्या करता हूँ, जल अपघटन करता हूँ, यानी जब एल्किल साइनाइडों का अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन किया जाता है, यानी पूरी तरह से क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। पूर्ण जल अपघटन का मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, वो टूटेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड और N, ये होता है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइडों का जैसे ही मैं क्या कराऊंगा, जल अपघटन कराता हूँ, यहाँ पे जैसे ही जल अपघटन कराऊंगा तो सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, क्या बनेगा, R किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम, अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं, तो RC, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आया NH, सॉरी यहाँ पे जुड़ेगा आप लोगों का पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा, यानी कार्बन से OH जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे बन गया NH। फिर से क्या कराना है हमें,
जल अपघटन कराना है यानी H और OH, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो यहाँ पे बनेगा R, कार्बन पे एक OH है, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे NH, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड, तो पॉजिटिव से किसको जोड़ना है मेरे को, नेगेटिव वाले को, यानी यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन से कौन सा जुड़ेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव जुड़ेगा यानी हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे। क्लियर है। अब इसका और क्या कराना है, जल अपघटन कराना है यानी HOH, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ से पूर्ण जल अपघटन हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, NH2 है वो हाइड्रोजन लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी NH3 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या यहाँ पे RC, यहाँ पे बनेगा आपका RCOH, यहाँ पे ऊपर OH है, नीचे भी क्या है OH है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक OH जुड़ गया और NH3 क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, जल काणु बाहर होगा, यहाँ से एक जल काणु जब बाहर होगा यहाँ से तो क्या बनेगा आप लोगों का, देखो जल काणु ऐसे निकालता हूँ, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे भी क्या है OH है, यहाँ से मैंने क्या किया, जल काणु बाहर कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही जल काणु बाहर किया -H2O, तो यहाँ पे क्या बन गया आप लोगों का RC+O और नीचे क्या है OH है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एल्कोहल क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल की फॉर्मेशन हो गई, एल्किल साइनाइड से क्या बन गया, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोबारा देखो, जब एल्किल साइनाइडों का जब पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली भी करा सकता था यहाँ से, देखो अब देखो R यहाँ से बॉन्ड तोड़ा एक, तो पॉजिटिव को नेगेटिव वाले से जोड़ना है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ना है, तो कार्बन से क्या बना यहाँ पे, क्या जुड़ा OH, और आगे फिर से बॉन्ड तोड़ा यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव तो जोड़ा यहाँ पे, तो इस कार्बन से एक और क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया और नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। इसका फिर से क्या कराया मैंने, जल अपघटन कराया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव वाला जुड़ेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन गया RC पे क्या है 3 OH हैं। यहाँ से क्या हुआ, जल काणु बाहर हुआ, जल काणु बाहर हुआ तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई आपकी, यहाँ पे बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मैं नेक्स्ट विधि के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट है आपकी ग्रीनयार अभिकर्मक से। किससे, ग्रीनयार अभिकर्मक से। जैसे मैं अभी बात करता हूँ यहाँ पे, यानी जब मैं ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ कराता हूँ रिएक्शन, यानी ग्रीनयार अभिकर्मक से हमें क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने हैं। क्या करने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब ग्रीनयार अभिकर्मक को ठोस CO2 को बोला जाता है शुष्क बर्फ के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है इनकी, तो हमें प्राप्त होगा यौगोत्पाद, जिनके जल अपघटन पर क्या प्राप्त होंगे, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे अब मैं रिएक्शन करता हूँ ग्रीनयार अभिकर्मक, ये होता है आपका ग्रीनयार अभिकर्मक, क्या है RMgX होता है ग्रीनयार अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ ठोस CO2 के साथ। ठोस CO2 होता है C+O और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और O, ये होता है आपका CO2, इस पे क्या है नेगेटिव और इस पे क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो यहाँ से जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा आगे, यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो क्या बना आगे C, यहाँ से ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर है और डबल बॉन्ड ऊपर है तो पॉजिटिव से किसको जोड़ा है मैंने, नेगेटिव को जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव से किसको जोड़ा मैंने, पॉजिटिव, यानी Mgx को जोड़ दिया यहाँ पे। क्या किया, Mgx को यहाँ पे जोड़ दिया। अब मैं इसका क्या करता हूँ, आगे जल अपघटन कराता हूँ। जैसे ही मैं इसका जल अपघटन कराता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, OH पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, Mgx और OH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इसे नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। यहाँ पे बनेगा आपका C+O और O, जैसे ही O से जोड़ूंगा हाइड्रोजन तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, एसिल हैलाइड या एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड से। ये है आपकी एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से। इनसे हमें क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना है। मैं दोनों रिएक्शन एक ही में बताने वाला हूँ, एक ही अभिक्रिया में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे RC+O और Cl।
यहाँ पे इसका क्या किया मैंने, जल अपघटन किया। जल अपघटन किया तो यहाँ पे H और OH, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RC11O और OH, और क्या बाहर हो जाएगा HCl, क्या हो गया यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, इस R की जगह पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक L के ले लेता हूँ यहाँ पे CH3C11O और Cl, तो यहाँ से फिर से मैंने क्या कराया, जल अपघटन कराया, तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा आपका CH3C11O और OH प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एनहाइड्राइड से। अगर मैं एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करूँगा, यहाँ पे मैंने लिया एनहाइड्राइड यानी C6H5 C11O O C11O और C6H5, ये होता है आपका एनहाइड्राइड यानी C11O O और C11O, ये है आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, जब एनहाइड्राइड का क्या किया मैंने, जल अपघटन कराया। यहाँ पे जल अपघटन जैसे ही मैं कराता हूँ यानी H और OH नेगेटिव और पॉजिटिव, अब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, या तो बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ो या बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, आप कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इस पर नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो मेरे को जोड़ना है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाले से नेगेटिव को जोड़ना है और नेगेटिव वाले से पॉजिटिव को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा C6H5, यहाँ पे क्या है C11O, और पॉजिटिव से किसको जोड़ना है, नेगेटिव को, तो यहाँ पे बन गया OH। अब यहाँ पे किसको जोड़ना है, यहाँ पे C6H5, आगे क्या है C6H5, यहाँ पे C11O, और आगे क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से किसको जोड़ना है मेरे को, नेगेटिव से पॉजिटिव को, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम उत्पाद प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, क्या प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। अगर मैं एक और रिएक्शन करता हूँ यहाँ पे एनहाइड्राइड की, यहाँ पे जैसे C6H5 C11O O C11O और CH3, इसका जैसे ही मैं क्या कराता हूँ, जल अपघटन कराता हूँ यानी H और OH के साथ। आप कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, कहीं से भी क्या कर सकते हो, बॉन्ड तोड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का C6H5 C11O, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से मैंने बॉन्ड तोड़ा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, और नेगेटिव वाले से किसको जोड़ना है, पॉजिटिव को यानी हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, प्लस और क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा CH3 C11O। अब C11O से क्या जोड़ना है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले से जोड़ना है मेरे को नेगेटिव, यानी यहाँ पे प्राप्त हो गया आपका CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल। क्या इसका नाम है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल। इसका नाम हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्टर से, यानी एस्टर से हमें क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना है। यानी एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, सीधे ही क्या प्राप्त हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं। क्षारीय जल अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होंगे, कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं, जो अम्ल द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ एस्टर की, यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे एस्टर लिया, ये बेंजीन रिंग पे क्या है C11O O और C2H5, ये क्या है, एस्टर है। COR होता है, R की जगह पे मैंने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, एथिल ले लिया। यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं जल के साथ। जल के साथ जैसे ही कराऊंगा H और OH के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जैसे ही बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव को जोड़ना है और नेगेटिव वाले से जोड़ना है पॉजिटिव को। ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या है C11O, और इस पॉजिटिव से किसको जोड़ना है, नेगेटिव को, तो यहाँ से बन गया आपका ये, यानी बेंजीन रिंग पे क्या है COOH।
और आगे क्या बाहर निकला, यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, यानी क्या बन जाएगा C2H5 और OH, यानी ये क्या है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या है इसका नाम, एथिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या है बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है बेंजोइक अम्ल। क्लियर है, यानी अम्लीय जल अपघटन से तो सीधे क्या हो गए कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गए, जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं। ये भी देखते हैं हम, ये रिएक्शन देखते हैं, जैसे क्षारीय जल अपघटन क्षार के साथ कराते हैं इसकी रिएक्शन, जैसे CH3 CH2 CH2 COO और C2H5, ये भी क्या है एस्टर है, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ क्षार के साथ यानी NaOH के साथ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा OH पे नेगेटिव और सोडियम पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये इस तरह से लिख सकता हूँ इसको C डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा आपका CH3। अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ना है नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव को जोड़ना है पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और CH2 COO और इसके साथ क्या जोड़ना है नेगेटिव के साथ जोड़ना है पॉजिटिव को, यानी Na जुड़ गया, और इस C2H5 के साथ क्या जोड़ना है OH, C2H5 और OH क्या बन गया यहाँ पे C2H5OH, वो बन गया आपका एथिल एल्कोहल। अब इसका क्या करना है मेरे को, ये है आपका एथिल एल्कोहल, इसका क्या करना है जल अपघटन कराना है H3O पॉजिटिव के साथ। जैसे ही मैं इसका जल अपघटन कराऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaOH बाहर हो जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी इसका क्या करना है जल अपघटन कराऊंगा मैं, तो यहाँ पे यानी जल अपघटन करा देता हूँ मैं H और OH के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से जैसे ही जल अपघटन कराऊंगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, सोडियम पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और COO, नेगेटिव से किसको जोड़ना है पॉजिटिव को, तो COOH, और यहाँ पे बाहर हो जाएगा आपका NaOH, क्या बाहर हो जाएगा NaOH बाहर हो जाएगा इससे। ठीक है, इसका नाम क्या है ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या नाम है इसका ब्यूटेनोइक अम्ल। दोबारा ध्यान दो, जब एस्टर की रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तो सीधे क्या हो जाता है एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में जब हम इसका क्या कराते हैं एस्टर का अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन का मैं क्या कराता हूँ आगे जल अपघटन कराते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, किस में चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं एल्कीन के ऑक्सीकरण से। ये है आपका एल्कीन के ऑक्सीकरण से। इसमें क्या होता है यानी डबल बॉन्ड और CH2 होता है, ये किस में चेंज हो जाता है, ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये हो जाए आपका CO2 और H2O में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड CH और H यानी ये वाला डबल बॉन्ड टूटता है यानी कार्बन के आगे भी क्या है और कोई समूह जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका COOH में। किस में चेंज हो जाएगा COOH में। जैसे अब मैं रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। जब ये बीच वाला टूटता है यानी ये वाला टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड है तो ये किस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से मैंने बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन वाला COOH प्राप्त होगा यहाँ पे, यानी CH3 और COOH, और यहाँ पे भी क्या प्राप्त होगा 2 कार्बन वाला CH2 प्राप्त होगा CH3 COOH। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे सेकेंड रिएक्शन है आपकी ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या लगा रखा है मैंने CH डबल बॉन्ड और CH2। अब यहाँ से डबल बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो ये वाला है कार्बन, तो ये वाला कार्बन है तो क्या प्राप्त होगा CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। यहाँ से ये टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों का बेंजीन रिंग
और बेंजीन रिंग पे ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन वाला COOH प्राप्त होगा और यहाँ से ये जो कार्बन बचा है और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये होगा आपका CO2 प्लस H2O में, किस में चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस H2O में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यानी इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मैं ऑक्सीकरण रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसके बारे में, ऑक्सीकरण रिएक्शन के बारे में, यानी किसकी उपस्थिति में हो रही है, KMnO4 की उपस्थिति में। और KMnO4 की उपस्थिति में आपको पता है ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे लिख लेना आप। यहाँ पे क्या है, ये भी हो रही है आपकी KMnO4 की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ही तो करना है, एल्कीन का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे एल्कीन जैसे ही बॉन्ड टूटा यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण के दौरान क्या बना, COOH बना। यहाँ पे एल्कीन का क्या, बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका ऑक्सीकरण होगा तो CH2 का जब ऑक्सीकरण होगा तो CO2 और H2O बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड। इसी तरह से ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन है तो इसका भी मेरे को क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करना है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी यानी ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीकरण, यहाँ से जैसे ही डबल बॉन्ड मैंने तोड़ा तो सबसे पहले देखते हैं, ये डबल बॉन्ड क्या कर दिया मैंने, तोड़ दिया। यहाँ पे जैसे ही ये डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे कार्बन है, यानी एक कार्बन वाला COOH प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन है तो COOH, और यहाँ पे भी क्या है, बॉन्ड तोड़ा तो इस कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, COOH बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बन वाले COOH हैं। ठीक है, यानी दो COOH क्या हुए की फॉर्मेशन हुई। ऑक्सीजन कितने यूज आए यहाँ पे, ऑक्सीजन यूज आए हैं आपके 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यूज आए थे, 2 और 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन यूज आए हैं। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यूज आए हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यूज आए हैं। क्लियर है, दोबारा देखो इसको एक बार, एल्कीन के ऑक्सीकरण को, यानी आपको पता होना चाहिए कि जब डबल बॉन्ड टूटेंगे तो इनका क्या होगा, CO2 में चेंज हो जाएगा और H2O में चेंज हो जाएगा। यानी ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड CH2, तो CO2 और H2O में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका। जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका COOH में चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात की थी अभी मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, कौन सा, ये वाला बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे COOH में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज आएंगे, यहाँ पे 2 कार्बन वाला COOH प्राप्त होगा, 2 कार्बन वाला है COOH, और यहाँ पे भी 2 कार्बन वाला COOH प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने यूज आए यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड रिएक्शन बात करते हैं हम, यानी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे ये जुड़ा हुआ है आपका CH डबल बॉन्ड और CH। जैसे ही ये वाला डबल बॉन्ड मैं तोड़ता हूँ ये वाला, तो क्या प्राप्त होगा, CO2 और H2O। यानी जब इसका क्या करता हूँ मैं, ऑक्सीकरण करता हूँ, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में जब मैं ऑक्सीकरण करता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे ही इसका ऑक्सीकरण किया तो ऑक्सीजन यूज लगेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेंगी, तो कितनी ऑक्सीजन, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये COOH में चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका COOH में चेंज। और यहाँ पे CH2 है, ये वाला CH2 है, किस में कन्वर्ट होगा, CO2 और H2O में, किस में, CO2 प्लस H2O में। तो यहाँ पे क्या, कितने ऑक्सीजन यूज आए हैं, 2 और 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन यूज आए हैं। कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन यूज आए हैं। मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। थर्ड है आपकी, जैसे ये है आपकी साइक्लोहेक्सिन, क्या, साइक्लोहेक्सिन। इसकी भी रिएक्शन में जैसे ही करता हूँ, ऑक्सीकरण करता हूँ KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ, जैसे ही मैंने क्या किया, इसका ऑक्सीकरण किया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से क्या करना है, मेरे को बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ना है तो ऊपर वाले पे COOH जुड़ेगा एक, और एक यहाँ पे जुड़ेगा COOH। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज आए हैं, ऑक्सीजन आपके 4 ऑक्सीजन यूज आए हैं। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। किससे, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। क्या, एल्किल बेंजीन के, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। क्लियर है, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से।
मेरे को यहाँ पे एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करना है, यानी यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आप लोगों का CH3 जुड़ा हुआ है। इसका जब मेरे को ऑक्सीकरण करूँगा तो ऑक्सीकरण करने पर, और ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है आपका KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग और एक कार्बन है, एक कार्बन वाले का जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा COOH बनेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हैं जो जल के अणु के साथ क्या हो जाती हैं बाहर हो जाती हैं, और ऑक्सीजन कितने यूज आए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यूज आए हैं, यानी 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे लग गए हैं और 1 ऑक्सीजन क्या हो जाता है जल के अणु के साथ बाहर हो जाता है। ये क्या है बेंजीन रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, इसका नाम क्या है टॉलुइन। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन करता हूँ, जैसे बेंजीन रिंग पे 2 CH3 लगे हुए हैं, कितने CH3 2 CH3, एक यहाँ पे और एक इस जगह पे। तो इनका क्या करता हूँ मैं ऑक्सीकरण करता हूँ, यानी KMnO4 की उपस्थिति में जैसे ही मैं ऑक्सीकरण करूँगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण की क्रिया में यहाँ पे एक कार्बन वाला क्या होगा ऊपर COOH में चेंज हो जाएगा, CH3 किस में चेंज हो जाएगा COOH में, और ये CH3 भी किस में चेंज हो जाएगा COOH में। तो जैसे ही इसके मैं ऑक्सीकरण करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका CH3 COOH में, और नीचे वाला CH3 भी किस में चेंज हो जाएगा COOH में, ठीक है। और यहाँ से कितने जल के अणु बाहर निकल जाएंगे 2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, यानी H2O, यानी 2 हाइड्रोजन ऊपर से और 2 हाइड्रोजन नीचे से बाहर जाएंगे, तो 2 H2O बाहर निकले। ऑक्सीजन कितने यूज आए यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन यूज आए यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन यूज आए हैं, क्लियर है। अभी मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे नाइट्राइल और एमाइड से, किससे नाइट्राइल और एमाइड से क्या प्राप्त करना है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना है नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइल और एमाइड से, किससे नाइट्राइल और एमाइड से क्या प्राप्त करना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना है। अब देखो नाइट्राइल होता है नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्राइल क्या होता है अनुलग्न होता है, क्या होता है साइनाइड का अनुलग्न होता है, तो मेरे को लेना है एल्किलिन साइनाइड, ठीक है। ये है आपका साइनाइड यानी एल्किलिन नाइट्राइल, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं इसके क्या करता हूँ जल अपघटन कराता हूँ H और OH के साथ, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है हमें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में नाइट्रोजन तो आता नहीं है, मतलब यहाँ से नाइट्रोजन को क्या करना है पूर्ण रूप से हटाना है यहाँ से, यानी नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, यानी RC⋯N, और नेगेटिव बॉन्ड टूट गया यहाँ से, और नेगेटिव के साथ किसको जोड़ना है पॉजिटिव को, यानी NH, और पॉजिटिव के साथ जोड़ना है नेगेटिव को, यानी OH, यहाँ पे जोड़ दिया। फिर से क्या करना है मेरे को, यहाँ से फिर से कराना है जल अपघटन कराना है, यानी HOH नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ से नेगेटिव और फिर से क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो फिर से जोड़ो आप RCOH, और यहाँ पे बनेगा आप लोगों का NH2, और यहाँ पे है OH। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों का RC⋯O और NH2। क्या बन गया RC⋯O और NH2, एमाइड बन गया। अब एमाइड का मेरे को क्या करना है, फिर से जल अपघटन कराता हूँ, यानी H और OH के साथ फिर से इसकी रिएक्शन कराता हूँ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ से फिर से क्या करना है बॉन्ड तोड़ना है, यानी नेगेटिव इस पे आएगा और पॉजिटिव इस कार्बन पे आएगा, तो जोड़ दो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, यानी RC⋯O, और जैसे ही बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा नेगेटिव, यानी OH, और इस NH2 नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा पॉजिटिव, यानी NH3 क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा। यानी दोनों रिएक्शन मैंने यहीं पे कर दी हैं, यानी एमाइड की रिएक्शन तो यहाँ से हो गई आप लोगों की, यहाँ से, यानी एमाइड का क्या करता हूँ मैं जब जल अपघटन कराता हूँ तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, और अगर नाइट्राइल देता है आप लोगों को, नाइट्राइल या साइनाइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो भी क्या प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, क्लियर है। सारी विधियाँ समझ आई आपको, क्लियर है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।